अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है डॉक्टर एहसन और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अल्सर के बारे में। देखिए, अल्सर कोई छोटी बीमारी नहीं है, ये एक बहुत ख़तरनाक बीमारी है। इसमें क्या होता है कि मैदे में या छोटी आंत में जो इनर लाइनिंग है वो रप्चर हो चुकी है या उसमें कोई सुराख हो चुका है या क्रैक हो चुकी है। इसकी वजूहात की बात करें तो एक वजह है स्ट्रेस और दूसरी वजह है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। इसका मतलब ये है कि ग़िज़ा में आप वो ज़रूरी चीज़ें नहीं ले पा रहे जो इस अल्सर के होने को रोकती हैं। फिर इसके बाद एक बैक्टीरिया एच पाइलोरी जो अल्सर की वजह बनता है, इसके बारे में मज़ीद बात करेंगे। फिर उसके बाद है एनएसएआईडी के साइड इफ़ेक्ट्स जिसको बहुत से लोग एनसेड भी कहते हैं। ओवर द काउंटर ड्रग्स आइबुप्रोफेन और नेप्रोक्सन ये जो पेन किलर है इनके और बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जिनमें अल्सर भी शामिल है। अल्सर का दर्द बहुत ज़्यादा होता है, इसमें बर्निंग सेंसेशन होती है स्टमक में और आधी रात में आँख खुल जाती है, फिर सोया नहीं जाता। ओवरऑल प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, फिर बहुत से लोग एंटासिड और कैल्शियम कार्बोनेट टैबलेट का यूज़ करना शुरू कर देते हैं या फिर पीपीआई पे चले जाते हैं, जिससे इस एसिड की प्रोडक्शन तो कम हो जाती है, लेकिन ये वक़्ती तौर पे होता है। और ज़रूरी बात ये है कि अल्सर होता ही कम एसिड लेवल की वजह से है। इन मेडिसिन के ज़रिए पेशेंट को वक्ती रिलीफ तो मिल जाता है, लेकिन साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे कि गैस ज़्यादा बनने लगती है, वॉमिटिंग हो सकती है और एब्डोमिनल पेन हो सकती है और हेडेक होने लगती है। और अगर ये दवाइयाँ लॉन्ग टर्म चलती रहें तो ऑस्टियोपोरोसिस, बोन फ्रैक्चर, निमोनिया और विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो सकती है। क्रॉनिक यूजेस में डिमेंशिया का रिस्क बढ़ जाता है। अल्सर में इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है और अगेन ये परमानेंट फिक्स नहीं है। तो सवाल ये आता है कि इन साइड इफ़ेक्ट्स के अलावा भी कोई अल्टरनेटिव्स मौजूद हैं या नहीं? तो रिसेंटली एक स्टडी सामने आई जिसमें जिन लोगों को अल्सर था उनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। उनमें से एक ग्रुप के लोगों को ओमेप्राज़ोल पे रखा गया और दूसरे ग्रुप को कैबेज जूस दिया गया 2 हफ्ते के लिए। कैबेज जिसे उर्दू में बंद गोभी कहा जाता है। तो जब रिजल्ट सामने आए तो 83% इम्प्रूवमेंट उन लोगों में देखी गई जिनको कैबेज जूस दिया गया और 81% इम्प्रूवमेंट उन लोगों में देखी गई जिनको ओमेप्राज़ोल पे रखा गया था। रिजल्ट्स स्लाइटली डिफरेंट थे, इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं था। तो कैबेज जूस वाले ग्रुप का फिर भी नंबर ज़्यादा था, तो कैबेज का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और इसी तरह से अगेन एक ग्रुप बनाया गया और इस बार एक ग्रुप को सिमेटाडीन पे रखा गया और दूसरे ग्रुप को कैबेज जूस पे रखा गया। जो सिमेटाडीन टैबलेट होती है वो भी मैदे का तेज़ाब कम करने के लिए यूज़ की जाती है। तो अगेन कैबेज जूस वाले ग्रुप के अल्सर 15 दिन में हील हो गए बनिस्बत सिमेटाडीन के जिनको 28 दिन लगे ठीक होने में। अब कैबेज में ऐसा क्या है? स्टडी सामने आई जिसमें विटामिन यू का जिक्र किया गया। ये असल में विटामिन तो नहीं है, लेकिन ये एक ग्रुप ऑफ सल्फर कंपाउंड है। ये बहुत से छोटे प्लांट्स बेस्ड केमिकल्स का ग्रुप है जिनमें सल्फर पाया जाता है और इस ग्रुप को ग्लूकोसाइनोलेट्स कहते हैं। ये केमिकल्स जो एच पाइलोरी अल्सर की वजह बनता है, उसकी ग्रोथ को रोक देते हैं, उसको डिसमेंटल कर देते हैं। तो यही वजह है कैबेज बहुत इंपॉर्टेंट है अल्सर को हील करने के लिए। तो सवाल यहाँ पे ये भी बनता है कि एच पाइलोरी किसी की बॉडी में जाता ही क्यों है? तो हर नॉर्मल इंसान में, हर दूसरे शख्स में एच पाइलोरी अपनी पैथोजेनिक फॉर्म में नहीं होता है। ये इनएक्टिव रहता है, छुपा हुआ रहता है। जब स्टमक एसिड लेवल कम हो जाता है, स्टमक की पीएच हाई हो जाती है, तो उस टाइम ये एक्टिव हो जाता है। नॉर्मली ये स्टमक पीएच 1 से 3 के दरमियान रहनी चाहिए, लेकिन जैसे ही स्टमक एसिड लेवल कम होता है, तो एच पाइलोरी ओवरग्रो करता है। ये अपनी पैथोजेनिक फॉर्म में आ जाता है और अल्सर की वजह बनता है। अब गोभी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं कि जब आप इसको ओवर कुक करते हैं या बहुत ज़्यादा पकाते हैं, तो इसमें से ज़रूरी केमिकल्स कंपाउंड ज़ाया हो जाते हैं। बेहतर यही है कि कच्ची बंद गोभी आप सैलड बना के यूज़ कर सकते हैं या फिर उसका जूस बना लें। तो ये आपके अल्सर को हील करने में आपकी मदद करेगा।
तो ये थी अल्सर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।